आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद कासमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पूरा देश एक मुकदमे की तरफ, एक केस की तरफ ऐसे टकटकी लगा के देख रहा है और वो ये देख रहा है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। और वो है मामला अर्नब गोस्वामी का, जो रिपब्लिक टीवी के एंकर भी हैं और एक बहुत ही गुस्सा करने वाले पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान है। वो चीख के चिल्ला करके बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वही मीडिया है, वही जज है, वही पूरी हुकूमत चला रहे हैं। ऐसे हालात को खास तौर पर जब डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ही तकलीफदेह होता है। गोदी मीडिया का क्या हाल है वो आप लोगों के सामने है। अभी कोरोना वायरस के दौरान भी नफरत की पॉलिटिक्स उन्होंने की। ये एक बहुत ही तकलीफ से पूरा देश गुजर रहा है और विदेशों में भी हमारी बहुत ही किरकिरी हो रही है। अरब देशों में जहां हमारे लाखों लोग रहते हैं वहां भी भारत का नाम जो है वो एक तरह से नफरत के अंदाज में लिया जाने लगा है। आज इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं नागपुर से अविनाश काकड़े जी, एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाने वाले और किसान सेवा संघ की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष हैं। नागपुर में रहते हैं आप। अविनाश काकड़े साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कुछ बंबई में हुआ, एक तरफ सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई टेलीविजन चैनल पर, और उसके फौरन बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी आकर के इतनी जल्दी उनके लिए राहत मिल गई, इस सबको आप कैसे देखते? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। देखो, महिलाओं का पूजा करने वाला ये देश है, महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। हम गौ को भी माता बोलते हैं और जमीन को भी माता बोलते हैं, ऐसा ये देश है। मगर इस देश में एक ऐसी संस्कृति है जिसको संघी संस्कृति बोलते हैं। ये माँ का कभी सम्मान नहीं करते। जितने आपको लाइव मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी भी मीडिया पर माँ बहन की गाली देने वाले मिल जाएंगे, वो सारे के सारे संघी ही होते हैं। क्योंकि ये इनकी पितृसत्ताक पद्धति पे विश्वास करते हैं लोग। बाप पे विश्वास करते हैं, माँ पे विश्वास नहीं करते। माँ इनके लिए भूमि है, माँ इनके लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है। जो दकियानूसी सोच है, वो सोच को लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। और उसका परिणाम है कि ये सानिया मिर्जा 6 महीने यहाँ रहती है, हमारे तरफ से खेलती है और वहां जल्दी जाती है पाकिस्तान में 2 4 6 महीने के लिए, तो सानिया मिर्जा पाकिस्तानी हो गई। आपको सीता माता नेपाल की है, वो हमारी माता है। कैकई ईरान से आई थी, वो भी हमारे लिए सम्माननीय बहू थी। गांधारी अफगानी थी, वो भी हमारे लिए सम्माननीय बहू थी। उलूपी जो तीसरी पत्नी थी अर्जुन की, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनको बहुत प्रिय है ये सब। जी जी जी। महाभारत के रामायण के साइटेशन ये जो देते रहते हैं। तो उलूपी जो थी, तीसरी पत्नी थी अर्जुन की, वो अफ्रीकन नागवंशीय थी। और सोनिया गांधी जी इनके लिए अभी भी इटालियन है। उनकी 70 से ज्यादा उम्र हो गई है तब भी। और कभी वो इटाली में, जब से शादी हुई है तो 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जबकि सानिया मिर्जा तो 6 6 महीने के लिए जानी जाती है। मगर वो अभी तक इटालियन है, क्योंकि इनको राजनीति चरित्र पे करना है। और महिलाओं का जी चरित्र हनन बहुत आसान होता है जी जी। महिलाओं पे। क्योंकि ये जो इनका है, एक सूर्य ग्रहण नाम का इनका जो सांसद है, जो ब्लू आइड बॉय है, हमारे यहाँ जी के जी सबसे बड़े नेता का ब्लू आइड बॉय है वो। सूर्य ग्रहण महिलाओं में ऑर्गेनिज्म देखता है खाली। जी। वो अफ्रीकन महिलाओं पे जो बोला है उसने, अपने अपने मध्य एशिया की महिलाओं पे जो बोला है, उसके लिए पूरे मध्य एशिया में जो अमेरिका ये नहीं कर सका, पाकिस्तान जो काम अचीव नहीं कर सका कि सारा का सारा मुस्लिम देश हमारे विरोध में हो गया। उसमें ओमान भी विरोध में आ गया, यूएई भी विरोध में आ गया, वहां की प्रिंस हमारे विरोध में आ गई। कौन सा देश बचा है जो हमारे विरोध में नहीं आया? जिस देश में, जिस एरिया में 1 करोड़ 41 लाख हिंदू काम करते हैं, ये सारे जी जी देशों, उनको भी खतरे में डालने का काम इन्होंने किया। क्योंकि इनको हर काम इसी एंगल से देखना है।
इसी एंगल से देखना है कि कोई भी काम जब होता है तो हिंदू मुसलमान का ही होता है। इनको कोरोना का भी धर्म ही ढूंढना था, इन्होंने कलर और धर्म ढूंढ लिए, तो अभी ये हर चीज में यही ढूंढते हैं। जिसकी बात ये कर रहा था, ये जहां पालघर के कांड की मैंने उस पर डिटेल अपना लाइव किया था। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये अर्नब गोस्वामी उसके लिए 4 दिन बाद आया था। उसने वहां का पहले, क्योंकि सुबह उठ के ये पहले मुसलमान इनको दिखाई दिया उसमें, उस कांड में कि मुसलमानों ने किया। वहां के बोली भाषा में जो बोल रहा था कि बस कर, अभी बस कर, सोहेल मर जाएगा, तो इसने सोहेल ढूंढा था, वो खंडित पात्रा ने और इसने दोनों ने सोहेल ढूंढा था। और सुबह उठ के इन्होंने तय कर लिया था कि ये मुसलमानों का काम है। दोपहर होते होते उनको लगा नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो इन्होंने ईसाइयों पर डाल दिया। शाम होते होने उन्होंने उठा के वो मामले को किस पर डाला, तो बोले कम्युनिस्टों का काम है, क्योंकि कम्युनिस्टों के वहां है। और फिर दूसरे दिन से शुरू हो गया कि ये कांग्रेस का है, कांग्रेस ने किया, ईसाई मिशनरी का ये। भैया वहां आय देवेंद्र नाम की एक आईडी चलती है, आय देवेंद्र, जो हमारा यहाँ का एक सीएम था, उसके नाम से ये आय देवेंद्र चलता है। उस पे सारे के सारे संघी लोग उस पर अटैक करने, वो अपना लोड करते, अपलोड करते सारा साहित्य। जहां की एक हत्या हुई या जहां ये निर्गुण कांड हुआ, वो साधुओं की तुरंत अपलोड हो गई थी उस पे। तो पहले तो ये सोचना ढूंढना पड़ेगा ना कि वीडियो किसने बनाया, वो साधुओं को वहां के अंदर के इंटरनल रास्ते किसने बताया। और ये आरएसएस के जो संघियों का गांव, क्योंकि वानगा नाम के जिनके सांसद थे वहां, 15 साल सांसद थे, 10 साल एमएलए थे, वो ठीक 20 किलोमीटर पर, वो उनके पिछले साल देहांत हो गया, मगर वो उन्होंने पूरा कॉकस गढ़ बना लिया। इस जिस गांव में ये घटना घटी उसके आसपास में 7 वनवासी आश्रम स्कूल है इनके, वनवासी आश्रम संघ ये है। और जहां जो जहां आरएसएस वनवासी चलाते आश्रम, हैं। हाँ उसके आसपास, और वहां का जितना पुलिस पार्टी लोगों का जो संघ है उस पूरे एरिया का, वो सारा बीजेपी के कब्जे में है। तो जिसके माध्यम से इन्होंने वहां वो बवाल पैदा किया आदिवासियों को, बेचारों को, उनको तो ये भी समझ में नहीं आया कि हमारे हाथ से कितना बड़ा अपराध हो गया। उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि 4-5 साल से उनको डोज दिए जा रहे थे, उनको ये बताया जा रहा था कि यहाँ किडनी चोर आते, बच्चे चोर आते। अभी भी तो ऐसे उसपे चला पूरा, आपके उत्तर प्रदेश से चला, क्या चला उनपे कि मुसलमान साधु के भेष में आएंगे और वो मुसलमान आके आपके कुएं में थूकेंगे, आपके जगह जगह पर थूकेंगे, और उससे आपको कोरोना होगा। ये बातें उनको समझाने वाले अब तो लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। वो आदिवासी पकड़े गए, उनको लड़ने वाला ना कोई होगा, ना उनको कानून की समझ होगी। तो ये सालों से आदिवासियों की बलि देते आए हैं, ये सालों से किसानों की बलि देते आए हैं, ये सालों से मुसलमानों की बलि मांग रहे हैं। तो ये इनकी फितरत है, ये इनका धंधा है, इसी तरीके से ये धंधा करते हैं, इसलिए इन्होंने ये पूरा किया। अब रही बात ये जो हमारे बेल मिली, एंटीसिपेटरी बेल मिली, तो सबसे पहले बात मैं बताता हूं आपको, एक कागज है, ये ये कागज है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। 23 तारीख को ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैड जर्नलिज्म का तमगा इसको गढ़ा था। ये जो गोबर स्वामी है, इसको बैड बैड जर्नलिज्म का तमगा गढ़ा था। और उसी 23 तारीख को ये 8:07 पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। हालांकि कोरोना के बाद ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 5 बजे के बाद कोई केस फाइल नहीं होगी। और जनरली भी सुप्रीम कोर्ट में 7 बजे के बाद कोई केस फाइल नहीं होती। मगर ये बंदे की फाइलिंग 8:07 पे हुई, इसका भी कागज मेरे पास में है। ये 8:07 पर फाइलिंग हुई। अब ये एसएलपी फाइलिंग हुई। एसएलपी जब फाइलिंग होती है तो 3 सवाल प्रमुखता से पूछे जाते हैं। रिट पिटिशन फाइल हुई। रिट पिटिशन जब फाइल होती है तो रिट पिटिशन फाइल होने में 3 सवाल प्रमुखता से आते हैं कि इसमें अर्जेंसी क्या है, ये हमारा जुरिडिक्शन बनता है क्या, ठीक है, और आप नीचे के कोर्टों में, नीचे के जगह पर आपने इसके लिए कुछ रिलीफ मांगा था क्या, ये 3 सवाल होते हैं। ये 3 सवाल रजिस्ट्रार के कोर्ट में होते हैं, रजिस्ट्रार के पास में होते हैं। एक रजिस्ट्रार के पास में ये प्रूव करना पड़ता है, बाद में सारा प्रोसीजर 5 टेबल पर करके दूसरे रजिस्ट्रार के पास जाता है और वो उसको लिस्टेड करता है, वो उसको लिस्ट में भेजता है। ये कोई प्रोसीजर नहीं हुआ।
अच्छा। कोई तो प्रोसीजर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं बिल्कुल। कुछ नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। ये सारा प्रोसीजर उसने सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उसके सामने पूरा किया। 1.5 घंटे सुनवाई चली भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई 1 1.5 मिनट 2 मिनट की होती है। अच्छी अच्छी केस में सुनवाई होती है उतने समय की। इसमें सुनवाई नहीं होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया। पूरे देश में जितनी केसेस थी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे इकट्ठा करके अपने पास में बुला लिया। और जिस दिन सुनावनी थी उस दिन अजमेर शरीफ के दर्शन के लिए चले गए। आप समझ लो बात को। उसके बाद में दिल्ली राइट पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मजदूर पैदल जा रहे थे उसके ऊपर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, नथिंग डूइंग, हम नहीं करेंगे, सरकार करेगी। मजदूरों की हजारों मजदूर लाखों मजदूर बेघर हो गए, पैदल सड़कों पर जा रहे, उनके पैर में फट गए पैर। कई लोग जाते जाते मर गए, बच्चे मर गए, बिना भूख और प्यास से मर गए। उनके ऊपर सुनवाई करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद में शाहीन बाग में इन्होंने ऑब्जर्वर भेजा। ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था, वो जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर नहीं दिया। सीएए में सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं था। एनआरसी में सुप्रीम कोर्ट मौन था। किसानों के जमीन जमीन अधिग्रहण के उल्टे सीधे फैसले देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को कोई समय नहीं मिला। आरक्षण के केस में उल्टे सीधे फैसले करते वक्त सुप्रीम कोर्ट कभी सोचा नहीं। जनगणना पे कोई निर्देश नहीं। अर्बन नक्सली पर विचित्र फैसला आ गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक पे तुरंत सुनवाई हो गई और मध्य प्रदेश पे सुनवाई को किस तरीके से टाला वो आपको पता है। जी 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 ये जी। ये पंक्चुअलिटी जिस कोर्ट की थी उस पंक्चुअलिटी में ये सुप्रीम कोर्ट के एक अभी जज है, पहले वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पटना में। उनका नाम था एमआर शाह। उन्होंने बोला था पीएम मोदी इज ए मॉडल एंड ए हीरो। ये बोलने वाले जो जस्टिस चीफ जस्टिस थे वही इस बेंच की सुनवाई कर रहे थे। अब हाँ बात में समझ में आ गई बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी जज हाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। जी और जी वो सीक्वेंस में जिस तरीके से ये सारा वायलेट करके उसको बेल दी गई। और वो बेल देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उसको 3 सप्ताह की मुदत दे दिया। और ये 3 सप्ताह की मुदत देने के बाद आप बताइए कि दादा ने कुछ किया होगा तो पोता कुछ करेगा क्या उसमें? हाँ हेर वो फेर तो कर सकता है क्या? तो सुप्रीम नहीं। कोर्ट ने जो जो बोल दिया इसको 3 सप्ताह की दिया, तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई नीचे का कोर्ट उसके ऊपर कुछ करेगा? और ये उस जाहिर। आदमी के लिए हुआ जिसपे अभी भी उसी जिले में गबन का केस चल रहा है, 5.5 करोड़। वो आदमी ने आत्महत्या कर लिया, जिसके इसने पैसे लिया था उसमें कुछ नहीं बोला। ऐसे आदमी के ऊपर जब उसका बेल हो गया, बेल की ये प्लीट भी मेरे पास में, बेल की भी कॉपी है जो वहां दायर किया था उसकी भी कॉपी है। बड़े बड़े वकील उसमें खड़े हुए थे और जम के सुनवाई चली। और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला क्योंकि तय था। क्या तय था वो उनको मालूम, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। किसी जज के डिसीजन पे ऑब्जेक्शन लेना और व्यक्तिगत उस पर कुछ करना ये मेरा कोई फितरत नहीं रहा। मैं पूरा सम्मान करता हूँ जुडिशियली का। जी जी मगर जब लोक डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, एक होता है जुडिशियली, एक होता है ब्यूरोक्रेसी, एक होता है विधायकी और एक होता है मीडिया। ये चारों स्तंभ अपने अपने जगह पर जब खड़े होते हैं तो देश सही चलता है, सही चलता है उस वक्त सही चलना चाहिए उसको देश। बिल्कुल। ये अगर एक साथ आ जाए चारों स्तंभ तब भी देश नहीं चलता, और ये अलग अलग हो जाए तब भी देश नहीं चलता। तो इनके चेक एंड बैलेंस आप एक दूसरे पर होने चाहिए। यहाँ तो चेक बैलेंस छोड़िए, एक दूसरे को बचाने में लग गए। और उसका एक कारण है कि जुडिशियली की अपॉइंटमेंट जो होती है नीचे से ऊपर तक, हाई कोर्ट से लेके ऊपर तक, उसमें पॉलिटिकल क्या रोल होता है, आयोग के अध्यक्ष बनाते वक्त पॉलिटिकल क्या रोल होता है। तो एक दूसरे की ये क्या करते हैं उसको एक समाधान दूसरे कर को रहे, सपोर्ट करती है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, एक दूसरे का समाधान कर रहे। ये सिस्टम पे पूरा व्यवस्था, क्योंकि गरीब आदमी को उसकी अप्रोच से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी अप्रोच होती नहीं, उसके जी पावर से उसको कुछ नहीं मिलता। मगर अगर सिस्टम टूट जाए तो गरीब आदमी का कुछ नहीं मिलना है। ना उसको अनाज मिलना है, ना उसका बैंक में कुछ अकाउंट आना है, ना उसको काम मिलना है, ना उसको स्वास्थ्य मिलना है, ना उनको रोजगार मिलना है। अगर उसको मिलेगा तो व्यवस्था से मिलेगा। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है व्यवस्था को तोड़ने का। व्यवस्था किस तरीके से तहस नहस की जाती है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब ये रिश्ता क्या बोलता है देख लो। तुरंत उसका जैसे ही बेल का आया,
ये खंडित पात्रा बोल रहे थे, गए थे अरेस्ट करवाने और अब सिक्योरिटी देना पड़ेगा, इसे कहते हैं लेने के देने। क्या है भैया तुम उसके संबित पात्रा की प्रवक्ता हो, आपने बाकी केस में तो कभी ऐसा नहीं बोला, इतने उत्साहित नहीं थे, क्यों उत्साहित हो? दूसरा, हमारे यहाँ का एक प्रकाश जावड़ेकर नाम का एक मंत्री है, वो भी बोला कि वी कंडेम द अटेम्प्ट टू अटैक अर्नब गोस्वामी। भैया अटैक हुआ ये किसने बताया आपको? अटैक का कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और अटैक उसको बोलते, शाही फेंकने को अगर अटैक बोलते होंगे तो भैया कई नेताओं पे शाही फेंका, कभी तो कुछ अटैक नहीं बोला। शरद पवार पे भी शाही फेंका गया, केजरीवाल पे भी शाही फेंका गया, तो उस वक्त आप ही प्रचारित कर रहे थे, लोग नाखुश है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर खुश है बहुत, आपके ऊपर बहुत चल रहा है। कौन हुआ आप इस देश में क्या हो? तो आपने ये बता दिया है कि हमारे विरोध में अगर कोई बोलेगा तो ये देश में जिंदा नहीं रहेगा, उसका लोया हो जाएगा, और हमारे लिए जो भी कुछ करेगा उसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के तैयार है, ये उन्होंने प्रूव करने का प्रयास कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इनको इतने सारे मामले में कोई मामला नहीं हुआ, अब जहां डेमोक्रेसी मजबूत है उस डेमोक्रेसी में फॉक्स न्यूज, अमेरिकन फॉक्स न्यूज एक है, हाँ हाँ। इसने खाली बोला था व्हाइट सुपरमेसी को सपोर्ट किया था, व्हाइट सुपरमेसी को सपोर्ट किया था। फॉक्स न्यूज के एंकर थे टकर कॉल ने, टकर कॉल्सन, इसने सपोर्ट किया था। उसके बाद में 17 लोग वहां मारे गए, फैक्स न्यूज को उसको निकालना पड़ा, छुट्टी पे भेजना पड़ा, 70 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर लिया था उसकी। इसको बोलते डेमोक्रेसी, इसको बोलते लोकतंत्र। मैं अपने भारतीय जनता से आग्रह करता हूं कि आप कम से कम उसका जो रेडिकल चैनल है, इसका जो ऐसा गंध फैलाने वाला चैनल है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। और अच्छा मैं अच्छा, अविनाश अविनाश अमूल काकड़े जैसे जी, कंपनियों को मैं आह्वान करता हूं कि आप ये कंपनी वाले, जो आप राष्ट्रभक्त कंपनी है, आप ये देश की कंपनी है, आपका निर्माण इस देश के लिए हुआ था, आप लोग इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं दे सकते, आप निकाल लीजिए। अगर देश से प्यार करते होंगे, माँ बहनों से प्यार करते होंगे, इस समाज से प्यार करते होंगे, तो एक भी यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ऐड नहीं देगा। ये मैं जनता से और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से आह्वान करता हूँ। जी जी। अविनाश काकड़े जी, आपने खंडित पात्रा कहा, ये बिल्कुल नहीं, जैसे आपने संघी और मुसंगी कहा था, अच्छी टर्मिनोलॉजी आप बना लेते हैं। आप ये बताइए कि आप महाराष्ट्र में हैं, नागपुर में हैं, और ये हमला भी महाराष्ट्र में, मुंबई में, जैसा कि वो कहता है कि हमला हुआ है, ये खुद वहीं पर मौजूद हैं इतने बड़े एंकर अर्नब गोस्वामी। और महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें सांप्रदायिकता भड़कानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। एक तो पिछली बार हमारी आपकी बात हुई थी बांद्रा में, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसे मस्जिद से जोड़ा था। और अभी ताजा जो जो सूरत हाल है, उस पर भी एक इसको फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी एक दूसरे मौके पर। आप क्या कहते हैं कि क्या भीड़ इकट्ठी नहीं महाराष्ट्र हुई में थी, भीड़ उसके इकट्ठा की खिलाफ? गई थी। जी। भीड़ इकट्ठी हुई नहीं थी, भीड़ इकट्ठा की गई थी। ये हाँ हाँ। कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पूरी, और भीड़ और जब इकट्ठा करने वाले यही संघी है। इन्होंने मैसेज दिया था, इनके चालन वाले मैसेज दिया था कि वहां पहुंचने के लिए, और वो बेचारे बेबस जो मजदूर जिनके परिवार उधर थे, भैया रेल मिनिस्ट्री ने 40 लाख टिकट बुक कर दिया था, उनको जी ऑन जी टाइम मैसेज नहीं मिला। वो भगदड़ तो मचनी थी। और जिस एरिया में सीएम का निवास स्थान है, जिस एरिया को रेड एरिया घोषित कर दिया है, उस एरिया में हजारों लोग पहुंचते कैसे? तो इनका जो अमिताभ गुप्ता नाम का जो सस्पेंड किया हुआ है अभी, उसको छुट्टी पे भेजा है, ये सीनियर आईएएस था, वो होम मिनिस्ट्री का वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। उसने पहले टेस्टिंग करते हुए 4-6 गाड़ियों को परमिशन दे दिया, लॉकडाउन होने के बाद परमिशन दे दिया। ये हर वक्त टेस्टिंग कर रहे थे, ये भी उन्होंने टेस्टिंग किया। अरे उस दिन अगर बांद्रा के वक्त तुरंत होम मिनिस्टर का फोन आ गया, तुरंत किसी किसी के फोन आ गए, जो क्वारंटाइन में खुद पड़े हुए थे होम मिनिस्टर, वो तुरंत फोन करते हैं। मगर वो शुक्रिया है सूरत के लेबर का कि 1 घंटे में वो भी रास्ते पर आ गया, नहीं तो उसी दिन ही राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा देते। और आपको एक बात बताता हूँ भाई साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, जब जी। शमशान भूमि में हम जाते हैं तो कोई संपत्ति की और प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हम लोग।
करते हैं क्या? जी जी जी। कोई रिश्तेदारी की बात नहीं करते। वहां एक ही आदमी रिश्तेदारी की और संपत्ति की बात करता है, जो होता है वहां का पुजारी, जो वहां क्या बोलते हैं उसको, पिंडदान और वो सब करते रहता है, वो हाँ। ही यहाँ पैसे की बात करता है। तो ये इस कौम के ये जो लोग हैं ना, ये हर जगह कोरोना से पूरा देश मर जाए इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सत्ता चाहिए और संपत्ति चाहिए। उसी कौम के ये संगी लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि पालघर को भी महाराष्ट्र सरकार ने नहीं होने दिया कम्युनल, उससे पहले बांद्रा को भी कम्युनल नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र सरकार जो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, उनके खिलाफ कोई और सख्त कोई कार्रवाई करेगी? सर, हमारा 400 सालों का इतिहास है। हम कम्युनल हार्मोनी में विश्वास रखते, कम्युनल राइट्स में नहीं रखते। इन्होंने जहां जहां करने का प्रयास किया था, वहां हम लोगों ने शांति प्रस्थापित की है। यहाँ के 2 4 5 बहुत मजबूत संगठन है, जिसमें मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड जैसे संगठन है। हमारे यहाँ एस.एम. मुशर्रफ करके जो थे, आईजी थे हमारे यहाँ के, जिन्होंने हु किल्ड कर एक किताब लिखा था। ऐसे जो लोग हैं, ये हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखते हैं। ये सब लोग हैं, जैसा बीजी कोशे पाटिल, एक्स जस्टिस है, हाईकोर्ट जस्टिस, ऐसे जो लोग हैं, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब है, ये कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखते, हर वक्त समझाते रहते सबको कि भैया ये महाराष्ट्र हमारा सबका है। और ये वारसा, ये सारा जो हमको दिया है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारसा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में 30% जो सोल्जर थे वो मुस्लिम थे। उनके तोपजी, उनके किलेदार, उनके कितने सारे, उनके बॉडीगार्ड, यहाँ तक उनकी सब ने जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी पूरी सेना में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था। और ये सारे योगदान के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में मुस्लिमों का जो इन्होंने प्रचारित किया था कि हिंदू राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज रैता का राजा, रैत का राजा था। रैत मतलब जनता, वो रैत का राजा था, वो किसी कौम का राजा नहीं था। छत्रपति ने किसी किले पर मंदिर नहीं बनाया। एक किले पर उन्होंने जब रायरेश्वर का मंदिर बनाया तो उसके बाजू में लग के मस्जिद बनाया, एक ही दीवार है दोनों की। उन्होंने कोई किले पर पूजा नहीं किया। उनका हर काम उन्होंने रात के अंधेरे में, जिस अमावस को ये निकलने से डरते, उस दिन उन्होंने सारी की सारी किले का सर किया, लड़ाइया किया। हम वो नहीं मानते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बताने जाते हैं ये, कि उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ा था। भैया, अफजल खान का पेट तो फाड़ा था, मगर वो कुलकर्णी था, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, जो अफजल खान का वकील बन के आया था, उसका भी सर कलम कर दिया था उन्होंने। ये नहीं बताते हैं। तो ये गलत इतिहास ये बताते रहते हैं, मगर हमारी मजबूती है, हमारे लोगों की मजबूती है, हमारे डीएनए में है कि हम एक रूपता से रहना चाहते हैं और हम शांति से रहना चाहते हैं। अगर ये नहीं करते ना ये उपद्रव, तो आप समझ लो कि गोस्वामी की खाट खड़ी कर देता था उद्धव ठाकरे जी, इसकी तो बहुत खाट बहुत खड़ी हो शुक्रिया जाती। अविनाश काकड़े जी। सोशल मीडिया पे और ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, अपने दर्शकों को मिलवाएंगे आपको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।